चलाया अभी एक साहब ने ड्रॉप शिपिंग को प्रोमोट करने के लिए। एक तो ये बात खूब अच्छी तरह समझ लो, आज कल ना आपका क्लिप वायरल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप अपने क्लिप में 2-4 गालियां मौलवियों के लिए ना निकालो। आप इसके बगैर आपका क्लिप चलता ही नहीं। लोग कहते हैं फला हमारा नाम लगा के इतने अपने क्लिप चला रहा है, हालांकि वो हमारा नाम लगा के चला रहा होता है। झूठ वो बोल रहा होता है, बदनाम किसको कर रहा होता है? दूसरे को कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं ये सोशल मीडिया पे बड़े मशहूर हैं, फर्ज करें मैंने कहा ये देखो मेरा नाम लगा लगा के अपने क्लिप को वायरल कर रहे हैं। हालांकि मेरा मकसद ये होगा कि मैं इसका नाम इस्तेमाल करूं ताकि इस बहाने मेरा ये वाला क्लिप क्या हो जाए, वायरल हो जाए। लोगों में इतनी सेंस नहीं होती कि अबे भाई जो काम ये कर रहा है, इल्जाम तुम किस पे लगा रहे हो? तुम उस पे लगा रहे हो, हालांकि असल में ये चालाकी कर रहा है, लेकिन ये इतना मक्कार और इतना चालाक है कि इसका मकसद था कि मैं मार्केट से, मीडिया की दुनिया से चूंकि शॉर्ट हो गया हूं, तो अब मैंने अपने आप को वायरल कैसे करना है। तो भाई किसी मशहूर पे कोई इल्जाम लगाओ। अब इल्जाम मिल नहीं रहा तो ये इल्जाम लगा दो कि ये मशहूर मेरा नाम इस्तेमाल करके मशहूर हो रहे हैं। ठीक है ना? चालाकी समझ रहे हैं, होशियारी समझ में आ रही है? नहीं आ रही मेरा ख्याल। तो एक साहब हैं, वो ड्रॉप शिपिंग के हवाले से उन्होंने क्लिप बनाया मेरे खिलाफ, सभी उलमा के खिलाफ बनाया, मेरे क्या। उसमें कहा इन उलमा को ड्रॉप शिपिंग का कुछ पता नहीं है, ये घरों में बैठे हैं, मस्जिदों में बैठे हैं, मदरसों में बैठे हैं और ड्रॉप शिपिंग को इन्होंने हराम कह दिया। और फिर मेरा नाम लिया कि 2014 में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने यूट्यूब को हराम कहा, जिसकी वजह से मेरा अपना चैनल मैंने बंद कर दिया। 2015 में इनका अपना चैनल बना तो इन्होंने जायज कर दिया। तो ये मौलवी लोग जब अपने चक्कर में होते हैं तो यूं करते हैं और फलाना, और नीचे लोगों ने उसको ना लव यू और फूल और वगैरह वगैरह। किसी को ये मैं देख रहा था दर्जनों कमेंट्स में कोई एक कमेंट्स हो जो इससे मुतालबा कर ले कि ये जो तुमने मुफ्ती तारिक मसूद पे इल्जाम लगाया है इसकी कोई सबूत, कोई दलील कि 2014 में हराम किया, 2015 में हलाल कर दिया, और ड्रॉप शिपिंग को नाजायज कहते हैं ये लोग। इनको ड्रॉप शिपिंग का कोई पता है ही नहीं, इसमें बहुत सारे इल्जाम हैं। और फिर आगे देखो ये मौलवी ऐसे ही, ये बिल्कुल वो स्टाइल है जो जुलेखा का स्टाइल था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पे उसने तोहमत लगाई। जुलेखा बंद कमरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिना की दावत देती है, ऐसा ही है ना? हमारे पास जो अल्लाह का कलाम पहुंचा वो झूठा नहीं हो सकता। उसमें जो अल्लाह ने हमें खबर दी, जो न्यूज थी हमारे पास, वो क्या थी कि कोशिश किसने की है बदकारी की? बोल लो ना भाई, जुलेखा ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिगर था, यंग, जवान और इंतहाई खूबसूरत औरत। अजीज़े मिस्र की बीवी कोई बदसूरत नहीं होगी, और मिस्र का हुस्न तो वैसे ही मशहूर है। कंवारे भी हैं, बहुत ताकतवर भी हैं। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, कुरान कहता है वसवसों की हद तक या जज्बात जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी पैदा हुए, जवान थे, रग़बत पैदा हुई, लेकिन क्या फरमाया? मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, मैं कैसे गुनाह करूं, उसके एहसानात का कैसे इनकार करूं मैं। और दरवाजे की तरफ दौड़े बचने के लिए। दरवाजा जैसे ही खुलता है, अलकाया सय्यिदाहा लदल बाब, कुरान कहता है कि औरत ने अपने शोहर को दरवाजे के सामने पाया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मैं प्रोपेगेंडे को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरह से झूठे इल्जामात लगते हैं। अलफया सय्यिदाहा लदल बाब। अब जुलेखा का कॉन्फिडेंस देखें। अगर जुलेखा इस जमाने में होती और इंस्टाग्राम पे अपना एक चैनल बनाती और तौबा ना की होती उसने उस जुर्म से, जो तो आप सोचो कि इस वक्त उसको पैसे खिला के कितने जबरदस्त प्रोपेगेंडे उसके जरिए करवाए जा सकते थे। क्योंकि झूठ बोलने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि झूठ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोले। आप अगर झूठ बोलते हुए जरा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग समझ जाएंगे ये झूठ बोल, बड़े कॉन्फिडेंटली आप झूठ बोले, थोड़ा हंसे भी, मुस्कुराए भी, इस तरह से होता है झूठ। मैं आज इन्हीं लोगों को थोड़ा एक्सपोज करूंगा ना जो क्या क्या झूठ मार्केट में सोशल मीडिया के जरिए चल रहा है। और हर दूसरा तीसरा क्लिप या तो मुल्क के खिलाफ आएगा, कंट्री के खिलाफ, या मौलवियों के खिलाफ। इसका मतलब मौलवी और मुल्क में कोई मुनासबत है, कुछ मुनासबत है पाकिस्तान में और मौलवियों में। लिहाजा दोनों की पूरी दुनिया वाट लगाना चाहती है कि ना ये मुल्क रहे ना मौलवी रहे। उनको पता है कि इस मुल्क को बचाने वाला तबका सिर्फ मजहबी है, बाकियों की तोंदें भरी हुई हैं, उनको कोई शौक नहीं है। सिर्फ मजहबी तबका है जो जाने देगा इसके लिए। मजहब को हटा दे तो क्या बचेगा हमारे पास? मोटिवेशन कहां से मिलेगी मुल्क के लिए जान देने की? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और फिर इल्जाम देखो, चांद पे चले गए, वो मौलवी ये कर रहा है, वो चांद पे चले गए। मौलवी ने तुम्हें चांद पे जाने से रोका है यार? तुम अपनी यूनिवर्सिटियों का हाल तो देखो जाके। मैं वाहिद बच्चा था स्कूल में जो मौलवी का बच्चा था। मेरे वाले साहब हाफिज कुरान थे, वैसे तो पाकिस्तान नेवी में, लेकिन नमाज भी पढ़ाया करते थे, मस्जिद के इमाम भी थे। मैं वाहिद था जो नकल नहीं करता था। मेरे अब्बा ने बताया था हराम है इस्लाम में, और सारे फर्रे मोटे मोटे लेके हल कर रहे होते थे। कराची के स्कूलों की बात कर रहा हूँ। एक खैर थी मौलवी जो तुम्हें करप्शन से रोक रहा था, उसकी भी तुम खिलाफ हो गए। तो वो जो ड्रॉप शिपिंग के हवाले से मोहतरम ने क्लिप में कहा, और ये मैं एक शख्स पे रद्द करना मकसद नहीं है, यूट्यूब और फेसबुक की दुनिया में ऐसे बीसियों लोग भरे हुए हैं, बीसियों लोगों से ये एप्स भरी हुई हैं। उन्होंने कहा ड्रॉप शिपिंग को इन मुफ्तियों ने हराम करार दिया। पहला झूठ ये कि ड्रॉप शिपिंग मुफ्तियों ने हराम करार नहीं, ड्रॉप शिपिंग हलाल है। कुछ पाबंदियां लगाई हैं कि शरन इन पाबंदियों के बगैर आप कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते, ड्रॉप शिपिंग हो या कोई भी हो।
एक कब्जे से पहले आगे माल बेचना इस्लाम में जायज बोलो नहीं है। ये सही हदीस है इस बारे में। ला तबिअ मा लैसा इंदक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज अभी तुम्हारे पास है ही नहीं, जिसके तुम मालिक ही नहीं हो, उसको आगे नहीं बेच सकते। आप लोग चाहते हो जुए सट्टे लोगों में प्रमोट करके नोट छापो, जब मौलवी इसमें रुकावट बनता है, हालांकि मौलवी को इसमें कोई फायदा नहीं है रुकावट बनने का, वो हक बयान करता है, तो बजाय इसके कि आप जुए और सट्टे के बाजार को खत्म करो, आप बताओ इससे पैसे की जो रूलिंग होगी, जो पैसा सोसाइटी में घूमेगा, ये नेचुरल होगा क्या? एक चीज आपने ली नहीं है, आपके कब्जे में नहीं है, उधर से खरीदी, आगे उधर किसी को पहना दी, इससे खरीदो फरोख्त का अमल बढ़ जाएगा और ये नेचुरल नहीं होगा। चीजों की वैल्यू बढ़ती है इन चीजों से। हमारे पैगंबर ने पाबंदी लगा दी हमारे ऊपर कि जब तक कब्जा नहीं है, सिर्फ मिल्कियत में दाखिल होना भी काफी नहीं है, जब तक कोई चीज आपके जमान और रिस्क में नहीं आ जाती आप उसको आगे नहीं बेच सकते। दलील दिया, हजरत उस्मान जाते थे और कमीशन, पता नहीं क्या क्या फजूल ना, ऐसे ना कोई सर ना पैर। कमीशन एजेंट बनना एक अलग चीज है। कमीशन एजेंट जामिन नहीं होता, लेकिन वो एक की चीज दूसरे को बिकवा रहा होता है, उसमें जामिन फिर वो होता है जो मालिक हो। मैं अभी मिसाल से समझाता हूं इसको, ये तो मेरा टॉपिक नहीं है ड्रॉप शिपिंग, लेकिन मैं अभी बताता हूं कि मौलवियों को बहुत कुछ पता है अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे ज्यादा पता है ड्रॉप शिपिंग का। ये कहते हैं मदरसे में रहते हैं और मस्जिद में रहते हैं और इनको क्या पता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में रहता है, अपनी क्लिनिक में रहता है, उसको लोगों के इलाज का क्या पता। तो इलाज का तो पता ही उसको होगा जब मेडिकल कॉलेज में रहेगा और क्लिनिक में रहेगा। तो मदरसे में जो रहेगा तो मसाइल वही आते हैं, वही तहकीक करेगा। इंश्योरेंस क्या है, सूद क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, उसको तो तहकीक का मौका मिलेगा। वहां ताजिर आते हैं मसाइल पूछने के लिए, डॉक्टर्स आते हैं मसाइल पूछने के लिए। हर मदरसे की बात नहीं कर रहा, वो मदारिस जहां दारुल इफ्ता है, जहां फतवा सादिर किया जाता है, उनको तो तहकीक का आपसे करोड़ा गुना ज्यादा मौका मिलता है। हम मदरसे में यकीनन बंद रहते हैं, लेकिन बंद रह के क्या पड़े रहते हैं वहां पे। आप देखो जितने मुफ्तियाने किराम है, कोई 20 साल से फतवे का काम कर रहा है, कोई 15 साल से, तो फतवे के काम में रिसर्च ही तो है। तो रिसर्च तो मुताल्लिका लोगों से होती है। मुझसे किसी ने ब्लॉकचेन के बारे में सवाल किया और मुझे बोला इनको मौलवियों को क्या पता ब्लॉकचेन का, तो और ये तो मदरसे के अंदर बंद रहते हैं, ये मदरसे के अंदर बंद रहते हैं। मैंने कहा मेरे भाई, मैंने 1999 या 2000 में ब्लॉकचेन पे तहकीक की थी और मदरसे के अंदर रह के नहीं की थी। इनका मरकज था हसन स्क्वायर में, हसन स्क्वायर में इनका ऑफिस था। वहां गोल्डन की के नाम से इन्होंने इस बिजनेस को प्रमोट करना शुरू किया था। तो हमारे टीचर्स की तरफ से हमारी तश्कील थी कि इनके लेक्चर अटेंड करो और समझो कि ये सिस्टम है क्या। उनके लेक्चर्स अटेंड करने के बाद हमने फतवा दिया था कि ये नाजायज है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। आजकल के जो स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, जो कह रहे हैं मौलवियों को क्या पता तिजारतों का, उनको वाकई कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो कल आए और आज फतवा देना उन्होंने शुरू कर दिया। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। मैं कोशिश करता हूं अपनी आवाज स्लो रखूं, जैसे तमीज से बयान चल रहा था ना, गुस्सा ना आने दो, गुस्सा ना आने। तमीज से जो बात होती है वो क्या होती है, अच्छी होती। तो पहला इल्जाम ये लगा दिया इन मौलवियों को ड्रॉप शिपिंग का। ये ऐसे ही है जैसे ब्लॉकचेन का नहीं पता, हमें पता है भाई। हम आपको आज पता चला है, हम जब मदरसे से फारिग हुए थे तो इन्हीं मसाइल की तहकीक में लग गए थे। हमें उस वक्त से पता है। नाम चेंज होते रहते हैं, इसलिए बाज़ दफा कंफ्यूजन होती है। बाज़ दफा मसाइल लोग पूछते हैं कि जी ये बिजनेस कैसा है, उनको हम कहते हैं भाई हम सर्च करेंगे ये है क्या, तो पता चलता है कि ये वही पुराना है, नाम क्या हो गया इसका, चेंज हो गया। समझते होगे नहीं समझते। अब ये ब्लॉकचेन वाले भी बहुत मौलवियों के खिलाफ हो गए हैं। असल में ये लोग चाहते हैं मौलवी खतने कराए लोगों की ना, और कान में अजान दिया करे और सिर्फ नमाज और हज तक रहे। ये हमारे खरीदो फरोख्त के मामलात में टांग ना अड़ाए। तो मौलवी टांग नहीं अड़ा रहा, खूब समझे। मौलवी से जब पूछा जाता है बता देता है कि ये हलाल है हराम है। टांग अड़ाना तो जब होता है जब जाके हम आपको रोक रहे होते हैं। तो ये काम तो पुलिस का है, हमारा थोड़ी है। पुलिस नहीं कर रही तो हम क्यों करें भाई। अभी तो टांग अड़ा नहीं रहे हैं तो ये हाल है, अड़ाना शुरू कर दी तो क्या हाल होगा। और ये इल्जाम मौलवियों पे नया नहीं है, बड़ा पुराना इल्जाम है। शोएब अलैहिस्सलाम ने जब कौम से कहा ना कि नाप तोल में कमी ना करो, देखो इस्लाम तमाम गैर अखलाकी कमाने के तरीकों को रोक देता है, पाबंदी लगा देता है। जितने भी इस्लाम में खरीदो फरोख्त के हकाम है ना, ये हलाल ये हराम, वो तमाम हकाम वो हैं जिससे एक शख्स को तो बड़ा फायदा हो रहा होता है लेकिन कौम को नुकसान हो रहा होता है। उन तरीकों पर इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। अब जिस शख्स को नुकसान हो रहा है, अगरचे कौम को फायदा हो रहा है, लेकिन वो शख्स को फिर मौलवियों पे गुस्सा आता है कि यार मैं क्लिप बना के डाल रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग हर तरह से हलाल है और मुझे पैसे इस चीज के मिल रहे हैं, और उधर मुफ्ती तारिक मसूद का क्लिप चला दिया कि कब्जे से पहले बै करना क्या है, नाजायज है। तो फिर वो मौलवियों पे अपनी ठड़क उतारेगा। तो भाई हमने तो बताया है ना हराम है। हम किसी के मामलात में घुस के थोड़ी कह रहे हैं कि तू हराम है, तू कर क्यों रहा है, तो बता दिया। हमने पूछा, लोगों ने हमसे पूछा, हमने बता दिया भाई जायज नहीं है। ये नहीं कहा कि ड्रॉप शिपिंग नाजायज है। ड्रॉप शिपिंग में जायज सूरतें भी है, नाजायज सूरतें भी है। आप ये चाहते हो कि तमाम इस्लाम की पाबंदियों को तोड़कर आप हलाल हराम का फर्क किए बगैर, जैसे गोरा फर्क नहीं करता, गोरे के हलाल हराम का बस एक कॉन्सेप्ट है, धोखा ना दो किसी को। इस्लाम कहता है सिर्फ इतना काफी नहीं
नहीं है कि धोखा ना दो। कुछ तिजारत के तरीके ऐसे, पैसा सिमट के चंद हाथों में आता है, चंद दिन में इंसान करोड़पति बन जाता है, लेकिन कुछ लोगों का दिवालिया हो रहा होता है उसमें। इस्लाम उन तरीकों पर पाबंदी लगाता है। जुआ क्यों हराम है इस्लाम में? कुछ भी नहीं करना पड़ रहा आपको, एक दुप्पल पे है कि या तो इतने पैसे आए या इतने पैसे डूब गए। 1 रुपये का जुआ भी इस्लाम ने हराम कर दिया, क्योंकि जहां 1 रुपए का जुआ होगा वहां 1 अरब का भी होगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? अब सूदी निजाम ने देखो पूरी दुनिया को किस तबाही के धाने पर लाके खड़ा किया है। इस्लाम ने 1400 साल पहले पाबंदी लगा दी। भाई आप देखो इन्वेस्टर क्या कर रहा होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो इल्जाम लगे ना मौलवियों को नहीं पता, तो आपको पता चल जाएगा मौलवियों को आपसे ज्यादा पता है। अब आप देखो सूदी निजाम में क्या है, 1 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट किए, आप रिस्क नहीं लेते और आपको हर महीने 5000 या 10,000 प्रॉफिट मिल रहा है। कारोबार करने वाले को फायदा हो नुकसान हो इससे आपको कोई गरज नहीं होती। इन्वेस्टर पहले से मालदार होता है, वो मजीद मालदार हो जाता है, और जो मेहनत करने वाला, जो बिजनेस में मेहनत करने वाला है, उसकी मेहनत का कभी फल मिलता है, कभी नहीं मिलता। और जो करोड़पति पहले से था, जिसको पैसों की जरूरत नहीं है, वो हर महीने बैठ के नोट छाप रहा है। इस्लाम ने कहा तेरे पास अगर पैसा है ना और तू घर में बैठ के पेड़े खाना चाहता है तो ठीक है, तुझे इजाजत है घर में बैठ के पेड़े खा, लेकिन एक रिस्क तुझे लेना पड़ेगा। जहां इन्वेस्ट करेगा अगर उसको लॉस हुआ तो लॉस उसका नहीं है, लॉस तुम्हारा है। जैसे प्रॉफिट अगर तुम्हारा है ना, प्रॉफिट में शेयरिंग होगी। मैंने 1 करोड़ रुपए जैद को दिए, अब इस्लाम पाबंदी ये लगाता है कि 1 करोड़ आपने जैद को दिए, जैद आएगा जी मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, आप कहेंगे क्यों चाहिए, वो कहेगा जी मैंने बिजनेस करना है। इस्लाम क्या कहता है? भाई आप उससे कहें बिजनेस में आपकी मेहनत होगी, मेरा पैसा होगा, प्रॉफिट हुआ तो इतने % मेरा, इतने % आपका। ये प्रॉफिट हुआ तो चूंकि आपने मेहनत भी की है, मेहनत की है ना आपने, तो उसका परसेंटेज, जितनी मेहनत करोगे उतनी परसेंटेज आपकी बढ़ती चली जाएगी। भाई जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा परसेंटेज में नफा उतना ही बढ़ जाएगा ना। अबे क्या हो गया, देखो 1 करोड़ रुपए मैंने इसको दिए, मैंने कहा भाई तू 1 करोड़ पे अगर 1 लाख कमाएगा तो 25,000 तेरा, 75,000 मेरा, फर्ज करो मैंने ऐसे कह दिया। तो ये जितनी मेहनत करेगा इसको मेहनत का सिला उतना ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा तो 25%, अगर 2 लाख का नफा हुआ तो 25,000 के बजाय 50,000 होगा। इसकी मेरा भी प्रॉफिट हो रहा है लेकिन इसका भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसको लॉस हुआ तो इस्लाम कहता है टोटल लॉस किसका है? इन्वेस्टर का है। लॉस में ये शरीक नहीं हो, इसमें मजदूर को फायदा पहुंचाया है, इसलिए कि इसके पास तो पहले ही पैसा नहीं है, ये तो मेहनत करना चाह रहा है। लॉस इसके ऊपर डालोगे ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बेचारेगा। लॉस हमेशा इन्वेस्टर का होगा। सवाल पैदा होता है तो इन्वेस्टर पे जुल्म है ना कि भाई लॉस इसने किया है, जानकर किया हो तो एक अलग बात है, फिर जामिन होगा। लॉस से मुराद है कि कुदरत की तरफ से प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। हर कारोबार में इंसान की मेहनत का असर नहीं होता। बाज दफा कस्टमर अल्लाह भेज देता है, बाज दफा अल्लाह नहीं भेजता। इसने खुद जाया किया वो तो एक अलग बात है, वो तो अमानत में खयानत है। अब सवाल पैदा होता है जी इस लॉस इन्वेस्टर क्यों उठा रहा है, इसमें इन्वेस्टर का क्या नुकसान है? हम ये कहते हैं जब तू घर बैठे पेड़े खा रहा है ना, तो घर बैठे पेड़े खाना इस्लाम में आसान नहीं है। रिस्क लेना पड़ेगा तो पेड़े खाने की इजाजत है, ताकि लोग कम से कम इन्वेस्ट करें पैसा। उनको पता हो कि आज लोग मेरे पास आते हैं कि मुफ्ती साहब हम तो किसी को पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, हमें तो हर महीने 20,000 रुपए चाहिए। मैं कहता हूं लॉस में शरीक हो उसके साथ, तो वो कहते हैं अगर भाई वो तो पैसे लेके भाग जाएगा। लोग हमें कह रहे होते हैं वो तो लॉस ही दिखाता रहेगा। उसका जवाब क्या है? फिर इन्वेस्ट नहीं करो। फिर कैसे कमाए? खुद मेहनत करो जाके। तो पैसों की रोलिंग को रोका इस्लाम ने, जो गैर फितरी रोलिंग है। समझता नहीं है ना बात को। अब जब जाहिर है जिसके मफाद पे जद पड़ रही है ना, जो हराम का जिनको मुंह में निवाला चला गया है सूदखोरों को, उनको तो मौलवियों से तकलीफ बोलो होगी कि यार हम आराम से घर बैठे कमा रहे हैं, 1 करोड़ उसको दिया और मंथली इतना पैसा आ रहा है, और ये कह रहे हैं कि नहीं बिजनेस में शिरकत होगी, फिर वो बिजनेस का पूरा प्रॉफिट शो करेगा, जितना शो करेगा उसके हिसाब से परसेंटेज आपके पास। अब इतनी टेंशन कौन ले? तो इन टेंशनों का फायदा ये है कि फिर आप इन्वेस्ट करोगे नहीं। आप बोलोगे मैं अपनी दुकान खुद चलाऊंगा, मैं ठेला खुद लगाऊं, घर बैठ के पेड़े खाने का सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? वो कम होगा। हर आदमी मेहनत करेगा। बैंक कैसे नोट छाप रहे हैं पता है ना आपको? वसीम से 1 करोड़ रुपए लिए और 2 लाख सूद पे कायबोर, मुझे नहीं पता भी क्या चल रहा है आजकल। इधर से वसीम से लिए 2 करोड़ रुपए और उठा के इधर पकड़ा दिए। इसको बोला कि हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए लिए, बोला हम तुम्हें 2 लाख देंगे। इधर से उठा के आगे गफ्फार को पकड़ा दिए ये 1 करोड़ और बोला हम तुमसे 4 लाख लेंगे। वो 4 लाख इनको दे रहा है और ये 2 लाख उठा के वहां पकड़ा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? और बैठे बैठे पेड़े खा रहे हैं। जब मौलवी कहेगा ये सूद हराम है, और मौलवी खुद थोड़ी कह रहा है, मौलवी तो कुरान की आयतें पेश कर रहा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानते होते, बहुत ज्यादा आपने दुनियावी लिहाज से एजुकेशन हासिल की होती, तो आजकल के जितने फिलोसफर हैं वो कहते हैं असल में एक्चुअली उन्होंने एजुकेशन हासिल की थी, उस एजुकेशन के नतीजे में उनकी ये राय बनी थी, तो हम उनकी राय से मुत्तफिक नहीं है। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लिखने दिया ना पढ़ने दिया, ताकि आप जो कुछ कहें लोगों को यकीन आ जाए कि इसमें इनकी राय का कोई दखल
हलाल नहीं है। ये खुदा का पैगाम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और खुदा के पैगाम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे भाई, ये दुनिया से मोहब्बत छोड़ दो, मौलवियों से पूछ लिया करो कि ये बिजनेस हलाल है हराम। हाँ, एक्सपर्ट मौलवियों से पूछो, हम ये नहीं कह रहे हर एक से पूछो, हर फन के माहिरीन भी होते हैं और जाहिल लोग भी होते हैं उसमें। आप इलाज करवाते हो तो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट डॉक्टर को तलाश करते हो ना। अब किसी डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा के मार दिया, आपको यार ये डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए, भाई आप गलत डॉक्टर के पास गए हो। तो इसी तरह इस्लाम ने और भी कुछ पाबंदियां लगाई हैं। अच्छा, शिरकत में दोनों तरफ से अगर पैसा है और मेहनत एक की है, तो फिर जितना पैसा है उतनी परसेंटेज के हिसाब से नुकसान में शरीक होगा वो। आसान मिसाल देके बात समझा देता हूं, ये भी शरीयत का कितना अच्छा उसूल है। देखो, मेरे हैं 1 लाख रुपए, इनके हैं 50,000 रुपए, जैद के 50,000, 1.5 लाख से दोनों ने बिजनेस शुरू किया और ये मेहनत कर रहे हैं। तो इस्लाम ये कहता है कि परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट को डिवाइड कर लो जितना चाहो। इनके 50,000 है, लेकिन प्रॉफिट में मैं इनको 75% दे सकता हूं। क्यों? मेहनत ये कर रहा है। समझ में आ रही है बात? लेकिन लॉस, इस्लाम ये कहता है जब लॉस होगा तो परसेंटेज के हिसाब से नहीं होगा, जितनी जिसकी इन्वेस्टमेंट है उसी हिसाब से होगा। 1 लाख मेरे, 50,000 इनके, तो 1.5 लाख से बिजनेस शुरू हुआ। जब भी लॉस होगा उस लॉस में 33% ये जिम्मेदार होंगे, 66% मैं जिम्मेदार। यानी जितना पैसा आ रहा है ना, उतना लॉस का जिम्मेदार इस्लाम आपको बना रहा है, ताकि जितना गरीब है उतना लॉस उस पर कम आए। आ रही है बात खोपड़ी शरीफ में? और बहुत सारे इसके हकाम है भी। ये चूंकि मेरा टॉपिक नहीं है अभी, तो मैं बता रहा हूं, ये प्रोपेगेंडे जो हो रहे हैं ना, मौलवी ये भाई मौलाना मौलवी आपको तमीज से बिजनेस करने दे रहा है। वो कह रहे हैं आप ड्रॉप शिपिंग भी करो, आप कब्जे से पहले चीज नहीं बेच सकते। अच्छा, यहाँ लोग कहते हैं जी कमीशन एजेंट थे। हजरत उस्मान का कोई वाकया बयान किया, वो जो जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया ना मेरे खिलाफ, हजरत उस्मान का वाकया बयान किया कि जी वो कमीशन लेके किया करते थे। वल्लाहु आलम कौन सा वाकया है, मैंने नहीं पढ़ा वो। लेकिन हमें उसकी सेहत की तरफ जाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि फी नफ्सी ही कमीशन लेना क्या है, इस्लाम में जायज है। लेकिन कमीशन जब आप लेंगे ना, क्या मतलब, ड्रॉप शिपिंग ही को देख लेते हैं हम, इंटरनेट बैंकिंग को हम देख लेते हैं। आपने किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट ली या अभी ली नहीं है, आपने कस्टमर को कहा ये शैम्पू की बोतल मैं आपको 100 रुपए की मैंने बेची, वो कहता है ठीक है जी मेरी हो गई। हम कहते हैं ये अमल क्या है, शरअन नाजायज, आपने अभी खरीदी नहीं है, बेच कैसे दी। अच्छा, पहले मैं इसकी भी हिकमत बता दूं। वजह उसकी है, ये नाजायज इसलिए है कि जो चीज आपके जमान में नहीं है ना, जिसका आप रिस्क नहीं ले रहे, उस पर आप नफा नहीं ले सकते। जब एक चीज आपके कब्जे में आती है, इस दौरान अगर हलाक हो गई तो नुकसान किसका है? आपका। देखो ये मोबाइल है, इस बहाने में अपना फोल्ड मोबाइल दिखा देता, थोड़ी शो हो जाती। ये मोबाइल दुकान में रखा हुआ है, अभी मैंने खरीदा नहीं। सरीना मार्केट में गया, मोबाइल उनके पास रखा हुआ है। मैंने कहा भाई ये मोबाइल आज से मेरा हुआ। सब मोबाइलों में मिक्स है, ये अभी अलग से नहीं किया उन्होंने, सब मोबाइलों में क्या है, मिक्स है। मैंने कहा ये मोबाइल मेरा हुआ और ये 4 लाख रुपए या 3 लाख या 3.5 जो भी कीमत, ये आपकी हुई। कीमत भी पता चल गई। आप थोड़ा गार्डों को होशियार रहना पड़ेगा घर जाने से पहले। गिफ्ट मिला है मादर के साथ। अच्छा खैर, मैंने पेमेंट भी कर दी। शाम को मैं गया उनके पास, मैंने कहा भाई मेरा मोबाइल, उन्होंने कहा वो चोरी हो गया। वो क्या हो गया? वाकई हो गया चोरी, फर्ज करो। मैं कहता हूं कि ठीक है मेरे पैसे वापस करो। वो कह रहे पैसे थोड़ी, मोबाइल आपका था, चीज आपकी थी, चोरी हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? आप होगे। ये दलील सही होगी? मैं कहूंगा मेरे हाथ में कुछ आया ही नहीं है भाईजान, मोबाइल भी आपके पास, डब्बा भी आपके पास, वो आप ही के मोबाइलों में घुसा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल मैंने खरीद तो लिया है, लेकिन अभी उसका रिस्क मेरी तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ। चोरी होता है तो नुकसान दुकानदार का समझा जाता है, मेरा नुकसान नहीं समझा जाता। लिहाजा इस मोबाइल को आगे बेच के मैं पैसा नहीं कमा सकता। मैंने सरीना मार्केट से मोबाइल लिया, मोबाइल उन्हीं की अलमारी में डब्बों में रखा हुआ है, उन्हीं की अलमारी में रखा हुआ है। और मैंने अभी खरीदा 4 लाख का, फर्ज करें, आगे मैंने 4.5 का किसी को पहना दिया। इस्लाम कहता है 50,000 आपके लिए हलाल नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल आपके रिस्क में ट्रांसफर नहीं हुआ था। लॉस होता तो आप नहीं उठाते ये लॉस, तो आप पैसा कैसे कमा रहे हो बैठे बैठे? 1 सेकंड के लिए ये रिस्क ट्रांसफर होना चाहिए, बेशक 1 सेकंड के लिए हो, बेशक 1 सेकंड के लिए। एक दफा ये रिस्क कहां ट्रांसफर होना चाहिए? 1 सेकंड का मतलब क्या है? मैं सरीना मार्केट गया कस्टमर को लेके कि मैं उसे मोबाइल बेच रहा हूं, मैंने कहा कि भाई ये मोबाइल मेरा है, मुझे दो। उसने हाथ में पकड़ाया, 1 सेकंड में मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया कि लो भाई मैंने बेचा। अब जायज है, क्योंकि 1 सेकंड जो मेरे हाथ में रहा है, उस दौरान अगर वो मोबाइल छिन जाता तो किसका नुकसान होता? बोलते क्यों नहीं भाई, मेरा होता। अब इस पे नफा कमाना क्या हो गया? जायज होगी। ये हराम इनके मुंह को लग गया है, ऑनलाइन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, हराम लग गया इनके मुंह को। ये चाह रहे बैठे बैठे हम पेड़े खाते रहे, यहां से सौदा पकड़ा, उधर रिस्क लिए, उधर पहना दिया किसी और को, और बैठे बैठे करोड़पति बनके फिर गरीबों को गालियां देना शुरू कर देते हैं बैठ के। समझते हो कि नहीं समझते हो? इस्लाम कहता है रिस्क तो लो उसका,
हाँ, रिस्क में ये जरूरी नहीं है, या कब्जे में ये जरूरी नहीं है कि आप वहां जाएं और बाकायदा अपने शॉपर में डाल के घर लेकर आए। ये भी सूरत जायज है कि मैंने फर्ज करो सरीना से मोबाइल खरीदा, सरीना मार्केट, सरीना लोग जिनको कराची का नहीं पता उसमें कोई सरीना बाजी है, कोई सरीना मार्केट है भाई मोबाइल की कराची में। कराची वालों को चाहिए मुझे फ्री में चीजें दिया करें, इतनी मार्केटें मैंने दुनिया में मुतारिफ करवा दी अपने, इसके लोग पैसे लेते हैं, इसके लोग। अब मुझे पता चला कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके व्लॉग्स हैं, उन्होंने बताया कि हम 1 मिनट का किसी का एडवर्टाइज चलाते हैं ना, ये प्रोमोट करते हैं, 20-20, 30-30 लाख रुपए ले रहे होते हैं, समझता है बात को, और हम फ्री फोकट में। तो सरीना मार्केट है यहाँ पे कराची में। अब आप वहां गए, अच्छा है कराची की मार्केटें प्रोमोट हो, शायद कराची के कुछ हालात अच्छे हो जाए इसी बहाने, हम तो चाहते हैं कराची तरक्की करे यार। आप गए मार्केट, कराची जो है ना पूरे मुल्क को 70% जो आपका खर्चे पूरे हो रहे हैं ना, पूरे मुल्क के एक्सपेंसेस वो कराची से हो रहे हैं 70%, 30% बाकी कमा के दे रहा है आपको। ये भी हल्की रिपोर्ट नहीं है, माहिरीन की रिपोर्ट है। एक और तरीका ये है कि मैं गया सरीना मार्केट, मैंने कहा भाई ये मोबाइल इतने का मेरा हुआ, ये लो, या पैसे दिए या नहीं दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे तो बाज़ दफा उधार भी होते हैं। मैंने कहा यार ये जो डब्बा है ना अब ये मेरा है, इसको थोड़ा सा निकाल के क्या कर दो, अलग कर दो। डब्बों में मिक्सा, उसने मेरा वाला मोबाइल निकाल के, भाई मुफ्ती साहब ये आपकी अमानत है, मेरे हाथ में नहीं पकड़ाया लेकिन वहां क्या कर दिया उसने, अलग कर दिया, भाई ये आपकी अमानत है। अब जब अलग कर दिया ना तो इसका मतलब क्या है, तो ये रिस्क में मुंतकिल हो चुका है। अब अगर छीनेगा, बोलेगा भाई छीनने का मतलब ये दुकान में कोई हादसा हो गया, आग लग गई, डकैती हो गई, बोलेगा भाई मुफ्ती साहब हमने तो आपका मोबाइल निकाल के आपके सामने कर दिया था, आपका है, आपने खुद ही नहीं उठाने आए तो हमारी टेंशन नहीं है, आप ले जाते, हमने थोड़ी मना किया था। बाज़ दफा ये होता है बंदा कहता है यार ये मेरा मोबाइल है लेकिन अपनी शॉप पे रखो, ये अलग कर दिया ना आपने, बस ये पता चल गया ये वाला डब्बा किसका है, ये वाला डब्बा मेरा है, क्योंकि डब्बे तो सारे सेम होते हैं ना, तो ये अलग कर दिया, ये वाला मेरा है, इस पे चाहे निशान भी लगाते हैं कुछ भी। तो मुझे जरा काम है, मैं गोले गंडे खा के आ रहा हूँ, होता है ना, आप बाजार में जाते हो खरीदते हो, यार मैं जरा बर्गर खा के आ रहा हूँ, यार वो बिरयानी की है, आप ये पकड़ो, मैं उस दौरान छिन गया तो नुकसान चूंकि मेरा है, लिहाजा मैं उस मोबाइल को आगे बेच सकता हूं। तो पता चला असल कब्जा नहीं है, असल चीज क्या है, रिस्क ट्रांसफर हो जाए। तो जब तक इस कंडीशन में नहीं होगी कोई चीज, उस वक्त तक आप आगे फरोख्त नहीं कर सकते। अब उलमा की एक अच्छी आदत यह है कि जब वो किसी चीज को नाजायज कहते हैं तो उसका ऑल्टरनेट भी बताते हैं। बाज दफा आप कब्जा नहीं कर सकते किसी चीज पे, तो उलमा उसके 3 ऑल्टरनेट बताते हैं आपको। भाई पहला ऑल्टरनेट तो ये कि खुद कब्जा ना करें, आप जिसको बेच रहे हैं ना उसको कहें कि तुम मेरी तरफ से कब्जा करो, इस दौरान चीज हलाक हो गई तो नुकसान मेरा है तुम्हारा नहीं है। कब्जा करने के बाद यानी मेरे लिए खरीदो, कब्जा करो, उसके बाद फिर नए सिरे से खरीदो फरोख्त का अमल होगा, मैं तुम्हें ये चीज बेच दूंगा। इस पर मैं कई दफा बयानात कर चुका हूं, ये मेरा अभी टॉपिक नहीं है। जुम्मे के दिन लोग वाज़ो नसीहत सुनने के लिए आते हैं, फिकी मसाइल सीखने के लिए इस मजलिस में नहीं आते, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहा हूं। बाकी किसी को सीखना हो तो वो पूरा इस बारे में उलमा के क्लिप भी हैं, मुफ्तियान इकराम के मेरे भी हैं, वो आप सुन लें, या वैसे कोई सवाल लिख के भेज दें तो हम जवाब लिख देंगे। मैं इसलिए जल्दी जल्दी इसको चला रहा हूं। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें भाई, बेचें नहीं बल्कि बेचने का वादा कर लें। क्या कर लें? वादा कर लें। आप मेडिकल स्टोर जाते हैं, भाई हमें ये मेडिसिन चाहिए, मेडिकल स्टोर वाला बोलता है मेरे पास नहीं है, कल आप आओगे आपको मिल जाएगी, यानी वो वादा कर लेता है कल मैं आपको दे दूंगा। वो जाता है जी, वो कौसर मेडिकोस, देखो कंपनी मशहूर हो रही है कि नहीं हो रही, कौसर मेडिकोस में हर दवा मिल जाती है जो कहीं नहीं मिल रही होती, मशहूर यही है और तजर्बा भी यही है। कौसर मेडिकोस जाके उसने वो खरीदी, आया, आप गए, आपने खरीद ली। क्या मतलब, कल उसने ये चीज आपको बेची नहीं थी बल्कि बेचने का वादा किया था। लेकिन उस वादे में ये होता है कि आप मुकर सकते हो, आप बोल सकते हो भाई आप लेकर आए हो, मुझे नहीं अब चाहिए। उसको गुस्सा आएगा, उसका गुस्सा आना भी बजाय, और वो ये भी कर सकता है आपको कि भाई मेरा जो आने जाने का खर्चा हुआ है पेट्रोल का, या ये दवा मैं जो सस्ते दामों बेचूंगा तो इसमें लॉस आपको उठाना पड़ेगा। बाज सूरतों में इसकी भी गुंजाइश है कि भाई मैं तो गया हूं, ये मेडिसिन तो कोई खरीदता ही नहीं है ना हमसे, मैं तो तुम्हारे लिए गया हूं यार, कौसर मेडिकोस से लेकर आया हूं, अभी इसका कस्टमर तो मिलेगा नहीं और 15 दिन में एक्सपायर हो जाएगी। तो या तो कोई मरीज लेकर आओ, किसी को बीमार करो, उसके फोड़ा निकालो ताकि ये वाली दवा उसको हम खिलाएं और फोड़ा उससे ठीक हो। तो ये गुस्सा उसका बजा है, लेकिन आप अभी तक उस मेडिसिन के मालिक बने नहीं। इसको कहते हैं बेचा नहीं है, बेचने का वादा किया है। तो वादा भी जायज है, अगरचे आपका कब्जा नहीं है उसके ऊपर, तो आप वादा कर लें। कस्टमर से कहें भाई ये चीज इतने की मिलेगी, आपको चाहिए तो बताओ, मैं आपको ला के देता हूं, और समझते हो तो कंपनी से उठाएं, उसके घर पे बंदा पहुंचाएं, उसके बाद उससे बार्गेनिंग करें, भाई ये है। अगर वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तो आप बोले ये तेरा बाप देगा गाड़ी पेट्रोल का किराया जो बाइक में मैं आया हूं, है ये किराया, उससे निकलवा लें आप। लेकिन उसको हक है कि वो वापस कर दे, क्योंकि अभी बेचने का वादा हुआ है, बिकी नहीं है कोई चीज। ये दूसरा ऑल्टरनेट है। तीसरा ऑल्टरनेट है आप कमीशन एजेंट बन जाएं। आप क्या, मैं बेच नहीं रहा, मैं 2 पार्टियों में बिकवा रहा हूं जो कि स्टेट एजेंट कर रहे होते हैं। आप
आप कहे भाई कंपनी से ये चीज मैं तुम्हें इतने की दिलवाऊंगा और कंपनी से बात कर ले भी हमारा कमीशन, इस सूरत में चूंकि आप अपनी चीज नहीं बेच रहे, तो इसमें खूब अच्छी तरह समझ लो कि जब आप कंपनी से खुद या कोई भी बंदा उठा के डिलीवर करवाएगा ना कस्टमर, इस दौरान कराची के डाकुओं ने वो चीज या वो मोबाइल उचक लिया तो नुकसान कंपनी का है, आपका नहीं है। अगर नुकसान का आपको जामिन बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये कमीशन एजेंट नहीं हो, आप सिर्फ लेबल लगाया आपने कमीशन एजेंट बनने का, आप हकीकत में वो चीज बेच रहे हो बगैर कब्जे के। समझता है कि नहीं समझता? तो ये तीन चीजों को लोग मिक्स कर देते हैं। खैर अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है तो मैंने थोड़ी सी बात चला दी। किसी को ये ड्रॉप शिपिंग के अहकाम तो उलमा ने बहुत डिटेल से बयान किए।